नमस्कार, माँ गायत्री महाविद्यालय चौमेला में आपका हार्दिक अभिनंदन। कहानी और उपन्यास के इतिहास के संदर्भ में हमने कुछ महत्वपूर्ण पिछली कक्षा में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज हम आगे पढ़ेंगे। यूनिट 4 हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी उपन्यास के क्रमिक विकास पर प्रकाश डालें। अब बात करते हैं हिंदी उपन्यास का क्रमिक विकास। तो देखिए, हिंदी का उपन्यास साहित्य के बारे में अगर कहा जाए तो हिंदी का उपन्यास साहित्य आधुनिक युग की देन है। सही अर्थों में अगर गणना करें तो उपन्यास का इतिहास 100 वर्षों से अधिक पुराना है। प्रारंभ में उपन्यास का स्वरूप किस्सा प्रधान हुआ करता था और धीरे धीरे ये किस्सा गोई पद्धति से जुड़ती गई और अनेक परिस्थितियाँ और प्रवृत्तियों के रूप में विकसित होकर नए उपन्यासों के रूप में ये प्रकट हो गई। ऐसी स्थिति में हिंदी उपन्यासों के क्रमिक विकास को जानना आवश्यक हो जाता है। हिंदी साहित्य का क्रमिक विकास, इसके बारे में अगर हम बात करें तो हिंदी उपन्यास का इतिहास आधुनिक पुराना नहीं है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रयत्नों से हिंदी का निश्चित स्वरूप निर्धारित हुआ और तभी उपन्यासों का साहित्य विकास संभव हो पाया। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में श्रीनिवास शास्त्री के उपन्यास परीक्षा गुरु श्रीनिवास शास्त्री का परीक्षा गुरु को हिंदी में आधुनिक ढंग का पहला उपन्यास माना जाता है। ये प्रथम उपन्यास माना जाता है। प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। इसका प्रकाशन वर्ष 1882 में ये प्रकाशित हुआ था। 1882 में ये प्रकाशित हुआ। प्रकाशन वर्ष, इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1882 रहा। और कुछ अन्य विद्वान भाग्यवती नामक उपन्यास को भी हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए कहा जाता है कि उन्होंने एक उपन्यास लिखना आरंभ किया था, किंतु कुछ पृष्ठ लिखकर ही उन्होंने ये प्रयत्न त्याग दिया था। और भारतेंदु प्रमुखतः नाटक एवं निबंध एक ही सीमित रहे हैं, किंतु उनके साथियों ने उपन्यास का लेखन और पर्याय ध्यान दिया। सबसे पहले अगर बात करें तो हम आते हैं भारतेंदु युग के बारे में। भारतेंदु युग, देखिए, भारतेंदु युग के साथियों में श्री बालकृष्ण भट्ट, इस काल के जो इनके साथी थे उनमें हैं बालकृष्ण भट्ट का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। उच्च कोटि के निबंधकार थे और इनके 2 उपन्यास 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में प्रकाशित हुए, जिनके नाम है नूतन ब्रह्मचारी। इनके द्वारा लिखा हुआ जो उपन्यास था वो था नूतन
ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान, ये इनके द्वारा लिखित उपन्यास हैं। राधा कृष्ण भारतेंदु निकटतम संबंधी थे। उनका उपन्यास निसाय हिंदू उन दिनों काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। परीक्षा गुरु के लेखन में श्री निवास शास्त्री जी भारतेंदु की सहयोगी में थे। 19वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक श्री लज्जाराम शर्मा भारतेंदु के समय के प्रसिद्ध कवि ठाकुर जगमोहन सिंह ने भी एक उपन्यास लिखा, शाम स्वप्न। और देखिए 19वीं शताब्दी के अंत में होते होते हिंदी के में उपन्यासों की गणना भली प्रकार से हो चुकी थी और उन आरंभिक दिनों में सबसे प्रसिद्ध उपन्यास लेखक श्री किशोरीलाल गोस्वामी, श्री किशोरीलाल गोस्वामी किशोरीलाल गोस्वामी उनके 50 से भी अधिक उपन्यास प्रकाशित हुए। इन्होंने अपने कृतित्व में 50 उपन्यास से ज़्यादा लिखे हैं। और देखिए किशोरीलाल गोस्वामी मुख्यतः सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक थे। उनके प्रसिद्ध उपन्यास है तारा। उनके जो प्रसिद्ध उपन्यास थे वो तारा, चपला, लवंगलता, लखनऊ की कब्र, लखनऊ की कब्र, कुसुम कुमारी, आदि। किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों में ऐतिहासिकता की रक्षा पूरी तरह नहीं हो पाई और आरंभिक उपन्यासों की अनेक निर्बलताएं उनकी रचनाओं में मिलना किसी भी स्थिति में अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता है। किशोरीलाल गोस्वामी जी से भी ज़्यादा लोकप्रिय थे देवकीनंदन खत्री। फिर उनके बाद आए हैं देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री। तो देखिए देवकीनंदन खत्री जी के बारे में अगर बात करें, हिंदी के तिलस्मी उपन्यासकारों में उनका नाम अन्यतम है। उनके प्रसिद्ध उपन्यास है चंद्रकांता। इनके जो प्रसिद्ध उपन्यास थे वो थे चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता संतति, इसके 24 भाग उपलब्ध होते हैं। और भूतनाथ, इनके 21 भाग उपलब्ध होते हैं। ये तीनों उपन्यासकार संबंधित भी हैं, अर्थात लगभग 50 जिल्दों का ये विशाल उपन्यास है। तिलस्मी उपन्यास के समांतर ही थे जासूसी उपन्यास। इस तरह के उपन्यासों के लिए गोपाल राम गहमरी बहुत प्रसिद्ध थे। उन्होंने जासूस नामक एक मासिक पत्रिका निकाली थी जिसमें जासूसी उपन्यास का सृजन ठीक ढंग से विकसित हो पाया है। हिंदी भाषा में आज भी प्रति माह सैकड़ों की तादाद में जासूसी उपन्यास प्रकाशित होते रहते हैं, किंतु अधिकतर विदेशी उपन्यासों के विकृत अनुवाद भरे होते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो विदेशों में जो लिखे हुए उपन्यास हैं उनका हिंदी अनुवाद करके उनको यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। अगली बात आती है उपन्यासकार प्रेमचंद की।
ये थी भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के अंदर सबसे जो थे वो थे बालकृष्ण भट्ट, और हिंदी साहित्य का जो प्रथम उपन्यास था वो था परीक्षा गुरु, प्रथम उपन्यास माना जाता है, और 1882 में इसका प्रकाशन हुआ था। भारतेंदु युग की अगर बात करें तो उसमें बालकृष्ण भट्ट, नूतन ब्रह्मचारी इनके द्वारा लिखा हुआ 100 जान एक सुजान। उसके बाद आते हैं श्री किशोरीलाल गोस्वामी, इन्होंने 50 से अधिक उपन्यास लिखे, और इनके द्वारा लिखे हुए मुख्य जो उपन्यास थे वो थे तारा, चपला, लवंगलता, लखनऊ की कब्र, कुसुम कुमारी आदि। उसके बाद आते हैं देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री जी ने चंद्रकांता संतति 24 भाग इसके लिखे इन्होंने। उसके बाद भूतनाथ के जो हैं वो 21 भाग इन्होंने लिखे हैं। तो ये तो भारतेंदु युग के उपन्यासकार हुए। इसी क्रम में देखिए उपन्यासकार प्रेमचंद। उपन्यासकार प्रेमचंद, तो देखिए प्रेमचंद जी के बारे में अगर हम बात करें तो प्रेमचंद हिंदी के प्रथम उपन्यासकार हैं जिन्होंने सच्चे अर्थों में उपन्यासों का सृजन किया है। उनसे पूर्व जो उपन्यास लिखे गए थे वो किस्सा गोई शैली में पाए जाते थे, या उपदेश देने के लिए लिखे गए थे, या फिर शुद्ध मनोरंजन के लिए उनकी रचनाएं की गई थी। प्रेमचंद के द्वारा लिखित प्रमुख उपन्यास हैं, इनके द्वारा लिखे हुए उपन्यास, उनमें प्रमुख उपन्यास हैं, प्रमुख उपन्यास इनके द्वारा रचित प्रमुख उपन्यास हैं प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि। रंगभूमि प्रेमचंद का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। कायाकल्प, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, निर्मला प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, और गोदान। ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं। सेवा सदन में समाज की दुर्बलताओं का लेखाजोखा प्रस्तुत करते हुए वेश्या समस्या को उन्होंने उठाया, और प्रेमाश्रय उपन्यासों में तत्कालीन जमींदारों और उनके कारिंदों की धांधली, किसानों की दुर्दशा, पुलिस के हथकंडों और न्यायाधीशों के अंध न्याय का वर्णन उन्होंने अपने उपन्यास के अंदर किया। रंगभूमि उपन्यास में सूरदास नामक एक अमर पात्र की सृष्टि करके प्रेमचंद ने गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होकर उपन्यास की रचना की। कायाकल्प उपन्यास में कुछ ऐसे प्रसंग उठाए हैं उन्होंने जो हिंदू मुस्लिम एकता से जुड़े हुए हैं। गबन में एक मध्यम वर्गीय युवक की दर्द भरी कहानी उन्होंने प्रस्तुत की है, और ये युवक अपनी कमजोरियों का स्वयं शिकार हो रहा है। और निर्मला उपन्यास आर्थिक अभावों की उत्पन्न समस्या को प्रस्तुत करता है। अनमेल विवाह की समस्या का प्रकाश डालता है। कर्मभूमि उपन्यास में गरीब किसानों और मजदूरों की मौन व्यथा को इन्होंने अभिव्यक्त किया है। गोदान उपन्यास ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य, गोदान उपन्यास जो है वो ग्रामीण जीवन का महाकाव्य कहा गया है। ग्रामीण जीवन का गोदान। ग्रामीण जीवन का महाकाव्य गोदान।
और देखिए इस उपन्यास के अंतर्गत उन्होंने ग्रामीण किसानों व उनकी आर्थिक स्थिति, कर्ज से दबे हुए परिवार आदि का उन्होंने सुंदर चित्रण यहाँ पर किया और गाँव को एक दूसरे के निकट लाने का उन्होंने प्रयास किया। होरी उपन्यास का सबसे संघर्षशील व्यक्ति है। इसका जो हीरो है वो होरी संघर्षशील व्यक्ति है। जो धनिया, एक और इसके अंतर्गत नाम आता है, इसका पात्र है धनिया। इसकी सबसे अधिक त्यागमयी और करुणामयी नारी है। प्रेमचंद का समस्त लेखन यथार्थवादी और आदर्शवादी के सम्मिलित रूप से प्रभावित रहा है। आधुनिक हिंदी उपन्यास। अब बात करते हैं हम आधुनिक हिंदी उपन्यास के बारे में। आधुनिक हिंदी उपन्यास। तो देखिए स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी उपन्यास अनेक दिशाओं में विकसित हुआ। वह प्रेमचंद की विरासत को छोड़कर नए जीवन मूल्यों और नवीन स्थितियों को परिवर्तित जीवन दृष्टि से जुड़कर प्रस्तुत किया। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी में अनेक प्रकार के उपन्यास लिखे गए। उनमें कुछ ऐसे थे अस्तित्ववादी और कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, कुछ आंचलिक हैं और कुछ ऐतिहासिक भी हैं, किंतु सबसे अधिक उपन्यास का मानव संबंधों, स्त्री पुरुष के संबंधों को आधार बनाकर लिखे गए उपन्यास इस युग के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। इन उपन्यासों में हिंदी कथा साहित्य को एक नई दिशा दी और वे उपन्यास हैं जिनमें कथा का अभाव सा रहता है। समस्याओं और प्रश्नों और जीवन की विडंबनाओं का यथार्थ उन्होंने चित्रण किया है। मूल्य और समाज के अंदर हिंदी उपन्यास अवमूल्यन, मूल्यहीनता, दिशाहीन, बोध की स्थितियों से जूझ रहा है। अनेक संगत, असंगत, विसंगत संदर्भ आदि उपन्यासों के पृष्ठों पर फैलते चले गए। उल्लेखनीय बात यह है कि स्वतंत्रता के बाद हिंदी उपन्यास आधुनिक बोध की भूमिका पर लिखा गया है। स्वतंत्र के बाद वाले उपन्यासों के अंतर्गत महत्वपूर्ण विशेषता ये रही है कि इनके विविध प्रसंगों का व्यापक चित्रण सा रहा है और उपन्यासकारों ने केवल आंतरिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण ही नहीं किया अपितु बाह्य विस्तार को भी इन्होंने अभिव्यक्ति दी है। जीवन के विशाल व्यापक चित्र फलक पर इन्होंने उतारे हैं। और देखिए स्वतंत्रता हिंदी उपन्यास में व्यक्त समाज के संबंधों को व्यक्त करने वाले बताए गए हैं। सामाजिक परिवेश में व्यक्ति मर्यादा की स्थापना, मानवीय जीवन का दृष्टिकोण विकास करना और व्यक्ति के आत्मविश्वास की पुनर्स्थापना के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में अनेक उपन्यासों को स्वीकार किया है। बौद्धिक जागरूकता, दायित्व बोध की चेतना, इतिहास, धर्म, राजनीति, युद्ध, भ्रष्टाचार, भूख और बेकारी आदि स्थितियों का इन्होंने सम्यक निरूपण स्वतंत्र उत्तर हिंदी उपन्यासों में हुआ है। प्रमुख रूप से इन उपन्यासों में हम राजेंद्र के कुछ उपन्यासों के अतिरिक्त भगवती चरण वर्मा का भूले बिसरे चित्र, भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा हुआ भूले बिसरे चित्र, अज्ञे का नदी के दीप, अपने अपने अजनबी, यशपाल का झूठा सच आदि उपन्यासों के बारे में जान सकते हैं। इलाचंद्र जोशी का जहाज का पंछी और आदि उपन्यास इस युग के प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बाण भट्ट की आत्मकथा और वृंदावन लाल वर्मा का मर्ग नयनी और रागे राघव का कब तक पुकारूं, भगवती चरण वर्मा का रेखा जैसे उपन्यास भी इस युग के अंदर विशेष महत्व रखते हैं। इसके बाद आते हैं साठोत्तरी हिंदी उपन्यास। साठोत्तर हिंदी उपन्यास। साठोत्तर हिंदी उपन्यास। देखिए साठोत्तर हिंदी उपन्यास का उपन्यासकार में मोहन राकेश के अंधेरे बंद कमरे में, इसकी अगर बात करें तो मोहन राकेश के द्वारा लिखा हुआ, मोहन राकेश
का अंधेरे बंद कमरे। अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, न आने वाला कल, और अंतराल। राजेंद्र यादव के, उसके बाद राजेंद्र यादव जी की बात करें, इनके द्वारा रचित उपन्यासों में उखड़े हुए लोग, उखड़े हुए लोग, शह और मात, और मंत्रविद आदि सामने आए। गिरीश जी का आवास का धूप छां का रंग आदमी के बाद का महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसी प्रकार नरेश मेहता, मन्नू भंडारी, कमलेश्वर रेणु शानी, नाम नरेश मिश्र ने भी नए उपन्यासों की रचनाएं की है। रेणु व शैलेश मटियानी ने आंचलिक उपन्यास लिखे। संक्षेप में ये कह सकते हैं कि हिंदी उपन्यास का आज पर्याप्त विकसित, समृद्ध और पुनीत हो गया है। तो देखिए, ये सारी बातों का अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, किस प्रकार कह सकते हैं कि साठोत्तरी जो उपन्यास हैं अपने नवीन रूपों में काफ़ी हद तक परंपरा का विरोध करके सामने आए। 7वें 8वें दशक में प्रकाशित उपन्यासों में दृष्टिकोणगत नवीनता को अधिकता से प्रस्तुत किया गया है। ममता, कालिया का बेघर और नरक दर नरक, कृष्णा सोपती का सूरजमुखी, अंधेरे के एक एवं जिंदगीनामा, गिरिराज किशोर का यात्राएं और जुगलबंदी, मोहन राकेश का अंतराल, यशपाल का मेरी तेरी और उसकी बात, निर्मल वर्मा का वे दिन तथा एक चीथड़ा सुख, लक्ष्मीकांत वर्मा का टेरिकोटा और मालती जोशी के पाषाणी मृदुला मार्ग, गर्ग का अनित्य 8वें दशक के बहुत चर्चित उपन्यास रहे हैं। इस प्रकार हिंदी उपन्यास की यात्रा आज अनेक रूपों में विकसित हो रही है। तो ये थे हमारे हिंदी उपन्यास का क्रमिक विकास। उसके बाद अगर हम चर्चा करें प्रेमचंद युगिन हिंदी उपन्यासों की विवेचना के बारे में, प्रेमचंद युगिन हिंदी उपन्यास। तो सबसे पहले देखिए, स्वतंत्रता के बाद हिंदी उपन्यास पूर्ववर्ती परंपरा से संबंध होते हुए भी अपना पृथक अस्तित्व रखता है और स्वतंत्रता काल की सामाजिक स्थितियां, राजनीतिक वातावरण अपनी कृति में जीवन को व्यक्त करता है तथा वर्ण्य वस्तु के अनुरूप ही उसकी अभिव्यक्ति के प्रकार भी परिवर्तन आना नितांत स्वाभाविक है। उपन्यास की गतिशीलता के संबंध में क्रिस्टोफर कोडवेल का कथन है, उपन्यास और सामगम्य की दुनिया में मनुष्य बदलते विकास करते हुए संसार में मनुष्य में आएगी और मूलतः जटिल क्षणों का अध्ययन करता है। डॉक्टर रामगोपाल चौहान ने लिखा है, डॉक्टर रामगोपाल चौहान के अनुसार
राम गोपाल चौहान के अनुसार स्वतंत्रता से पहले हिंदी उपन्यास का वस्तु क्षेत्र परंपराओं के प्रति विद्रोह था, आदर्श के नवीनीकरण और रूढ़ियों से मुक्ति के लिए छटपटा रहा था। देश की आज़ादी की हवा उपन्यास को भी लगी हुई थी, वह खुलकर नए रूप रंग में सामने आने लगा था। तत्कालीन उपन्यासों का जो मूल स्वर था वह विदेशी दास्तां से मुक्ति के साथ सरकारी और अंधविश्वासों से मुक्त था। वह युग था जब देश बुद्धिजीवी वर्ग विश्व के विकासशील देशों के विचारों से प्रभावित होकर उनके प्रभाव को ग्रहण कर रहे थे। देश की परिस्थितियां के संदर्भ में देशी विदेशी प्राचीन नवीन और विचारों का दोहन और मंथन किया जा रहा था, उसके बारे में विचार किए जा रहे थे। आदर्श मान्यताएं, जीवन की नैतिकता का निर्माण किया जा रहा था और नारी पुरुष के नारी शिक्षा, विधवा विवाह, अछूत अछूत ऐसी समस्याएं देश के सामने थी। अमीरी गरीबी की विषमताएं, देश की आज़ादी का संघर्ष, मजदूर किसान जागरण, कई जनता के सामने ऐसे कई क्षेत्र उस समय सामने थे। आज देश का प्रत्येक व्यक्ति जिस प्रकार अपने ढंग से नई और प्रशस्त पगडंडी पर चलकर आगे बढ़ना चाहता है, चाहे उसे मार्ग में कितना ही परेशानियां क्यों ना हो, उसी प्रकार हिंदी का उपन्यास नियति किरण की खोज में अनेक संघर्षों से जूझता हुआ आगे बढ़ता गया। तो देखिए, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, समाजवादी, यथार्थवादी, मनोवैज्ञानिक और दृष्टिकोणों को समाहित करके चलता रहा। उपन्यासों के नवीन दृष्टि दिखाई दे रही है। इनमें दो क्षेत्र हैं, विषय वस्तु के क्षेत्र में और शिल्प के क्षेत्र में। विषय के क्षेत्र में सामाजिक यथार्थ को देखने को मिलता है और वैज्ञानिक समस्याएं, जीवन के संवर्ग, जीवन की सीमितता, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, यथार्थवाद इसमें जोर पकड़ता जा रहा है। शैली और शिल्प के क्षेत्र में अनेक उपन्यास नयापन लेकर आए हैं। इनमें सूरज का सातवां घोड़ा, डूबते मस्तूल, चांदनी के खंडहर, मेला अंचल आदि। डॉक्टर शशि भूषण सिंघल ने लिखा है, डॉक्टर शशि भूषण सिंघल औपन्यासिक प्रवृत्ति का तात्पर्य यह है, उपन्यास में निरूपित मानव जीवन की विधि और दिशा। मनुष्य व्यक्ति रूप में जीवन धारण करता है, किंतु जीवन यापन दूसरों के समाज के संपर्क में आकर करता है। जीवन तो धारण करता है, लेकिन वो दूसरों के संपर्क में आकर ही अपने समाज की रचना करता है। और इस प्रकार जीवन का अर्थ है सामाजिक जीवन। मनुष्य के सामाजिक जीवन संबंधों को प्रस्तुत करना उपन्यास की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। सामाजिक उपन्यास जीवन की व्यक्ति बाह्य और गतिविधि को प्रस्तुत करता है। उनके पात्र समाज में अनेक सामंजस्य रत रहते हैं। कभी वे सामाजिक गति के अनुसार चल रहे और कभी उसे अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं। उपन्यास सामाजिक जीवन को अतीत की भूमि में प्रस्तुत कर रहे ऐतिहासिक उपन्यास का रूप धारण कर लेता है। इतिहास किसी भौगोलिक परिधि एवं सांस्कृतिक परिवेश में स्थित मानव जाति के रूप निर्माण और पारस्परिक विकास की प्रक्रिया है। तो देखिए, आंचलिक प्रवृत्ति ग्रहण करता है उपन्यास जब क्षेत्र में विशेष अंचल की ओर, लोक संस्कृति की ओर गति प्रदान करता है, उसमें बंधकर स्थानिक संगत के युक्त जीवन को की प्रस्तुतिकरण वो देता है, उसे आंचलिक उपन्यास की संज्ञा दी जाती है। उपन्यास के अनेक रूपों के बारे में अगर बात करें तो इन उपन्यासों में प्रयोगशील उपन्यास, प्रगतिवादी उपन्यास, मानव संबंधी विविध रूपों में प्रस्तुत करने वाले उपन्यासों को लिया जा सकता है। स्वतंत्रतायोत्तर उपन्यासों की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। पहला है, इसके अंतर्गत सामाजिक चेतना अभिव्यक्त हुई है और सामाजिक
उपन्यासों की भावभूमि के प्रमुख उपन्यासकार हुए प्रेमचंद। वास्तव में हिंदी उपन्यास में सच्चे अर्थों में सामाजिक उपन्यास का प्रेमचंद के हाथों ही विकसित हुई है। प्रेमचंद के बाद जो उपन्यासकार सामने आए हैं उनमें भगवती प्रसाद वाजपेयी, उपेंद्रनाथ अश्क, भगवती चरण वर्मा, यशपाल, अमृतलाल नागर, नरेश मेहता, भीष्म साहनी आदि नाम प्रमुख लिए जा सकते हैं। हिंदी सामाजिक उपन्यासों में स्त्री पुरुष के रति संबंधों की समस्याओं पर भी प्रकाश उन्होंने डाला है। सांप्रदायिक मतभेद, राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता उपन्यासों में प्रमुख रूप से दिखाई देता है। विद्रोह का स्वर, अब दूसरी इसकी जो प्रवृत्ति है वो है विद्रोह का स्वर। विद्रोह का स्वर, तो देखिए स्वतंत्रता के बाद के में लिखे गए जो उपन्यास हैं उनमें उनकी प्रवृत्ति में आर्थिक बंधनों की बढ़ती हुई शिथिलता ने एक नए विद्रोह को जन्म दिया है, जिसका स्वरूप अनेक उपन्यासों में दिखाई देता है। 3 वर्ष की प्रभा विवाह को स्त्री और पुरुष के बीच आर्थिक संबंध से अधिक कुछ भी स्वीकार करती है। आखिरी दांव की चमेली नारी पति के अत्याचारों को सहन करती है। और देखिए सहन करने की बात न सोचकर घर से भागकर अपने आप को अनेक व्यक्तियों को सौंप देती है। परिणामतः अपना व्यक्तित्व आर्थिक दृष्टिकोण के नाम पर ही बेचती फिरती है और ये विद्रोही स्वर सामाजिक स्तर पर भी दिखाई देने लग जाता है। आगे के नदी के द्वीप का भुवन विवाह को सामाजिक बंधन के रूप में नहीं स्वीकारता है और रेखा भी इसी को मानकर चलती है। और उसके अतिरिक्त देशद्रोही दिव्या जहाज का पंछी मनुष्य के रूप में गिरती दीवारें, गर्म राख आदि उपन्यासों में सामाजिक बंधनों के प्रति विद्रोह के स्वर दिखाई देते हैं। प्रेमचंद के उपन्यासों में गांधीवादी विचारधारा से अति सुसंगत मानवतावाद को अधिक अपनाया गया है। इसके आधार पर संपूर्ण धर्म, दर्शन, मानवीय प्रेम, करुणा, कल्याण आदि सद्गुणों का उसमें समावित किया गया है। जैनेन्द्र कहे जाते हैं जिन्होंने गांधीवाद के आध्यात्मिक पक्ष के उपन्यासों को प्रदर्शित किया है। प्रेम में उद्धृत आत्मपीड़न ही जैनेन्द्र के उपन्यासों की मूल प्रवृत्ति रही है। अज्ञेय मानवतावादी सीमा में रहकर बौद्धिकता प्रति विशेष सजग हैं और ये कारण है कि उनका शेखर प्रेम, अहिंसा तथा सुख के साथ ही लोक कल्याण के लिए घृणा और हिंसा, दुख का भी वो उचित मात्रा में प्रयोग करते हैं। दूसरा है नए उपन्यासों में विचार मूलता पर्याप्त मात्रा में मिलती है। डॉक्टर राम रतन भटनागर का कथन है, हेनरी जेम्स के समय सही उपन्यास विचारों का वाहन बना हुआ है, परंतु आज ये विचार मूलकता जीवन दृष्टि बनी हुई है। टॉलस्टॉय सब कथा को जीवन संबंधी वापों का साधन मानते हैं। हिंदी मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में मुख्य रूप से असामान्य मन स्थिति पात्रों के वर्ण्य विषय बनाया गया है। अज्ञेय ने असामान्य पात्रों को गौरव प्रदान किया है। जो असामान्य पात्र थे उनको उन्होंने अपने उपन्यासों के माध्यम से आगे आने का मौका दिया है। अज्ञेय के ऐसे पात्र अपनी विलक्षण प्रतिभा के तथा असाधारण भाव प्रवणता के कारण असामान्यता को दार्शनिक रूप से प्रदान करते हैं। जैनेन्द्र के ऐसे पात्र आंतरिक उलझन में अत्यधिक व्यस्त होते हैं, कारण खोए खोए रहते हैं और अपने आवेग को कभी कभी आंशिक अभिव्यक्ति के विस्फोटों द्वारा अज्ञेय तथा जैनेन्द्र के पात्रों की सामान्यता कारणों का विश्लेषण करके अधिक नहीं, जिस प्रकार से इलाचंद्र जोशी ने साभिप्राय अपने पात्रों की असामान्यता के कारणों और उन कारणों तथा असामान्यता के निर्माण का उन्होंने सविस्तार से अंकन किया है। हिंदी ऐतिहासिक उपन्यासों में भारतीय अतीत मानव तत्व की विधिवत प्रतिष्ठा देखने को मिलती है। रसात्मक, इनमें विभिन्न घटनाओं के बाह्य तथ्य आवरण भेद कर उसमें निहित गतिशील सजीव मानव जीवन तत्व के दर्शन किए जाते हैं। इतिहास में समाहित जीवन शक्ति को पुनर्विचार, पुनर्व्याख्या प्रयोगों के द्वारा प्रत्यक्ष किया जाता है। हिंदी ऐतिहासिक उपन्यासों में विभिन्न प्रवृत्तियां उपलब्ध हैं। उनमें से हैं
इनके अंदर असाधारण तत्व भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये था हमारा प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास।